2024 की तैयारी, माजरा क्या है? क्या है सियासी दास्तान? प्रचार धुआंधार चल रहा है। पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए हर राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। प्रचार धुआंधार है। अब सवाल यह किसकी जीत किसकी हार है, मगर एक दिलचस्प सवाल यह है कि 23 के चुनाव में क्या 24 की तैयारी हो रही है? यह जिक्र क्यों? आखिरकार यह जिक्र क्यों हो रहा है? क्योंकि 23 के चुनाव में जिस तरह से वादों की झड़ी कांग्रेस और बीजेपी दोनों तरफ से एक के बाद एक वादा पिछले 2-3 दिन से लगातार इंडिया वॉइस आपको दिखा रहा है कि किस तरह से चुनाव के वक्त हर राजनीतिक दल ने अपना पिटारा खोल दिया है कि आप हमें वोट दो, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, बस वोट हमें दे दो। कोई सिलेंडर को लेकर ऐलान कर रहा है, अधिकांश सभी दल कर रहे हैं। एक कहता है 500 रुपए तो दूसरा कहता है 450 रुपए। बोली लगी हुई है। वो कहते हैं इतनी सरकारी नौकरी, फिर दूसरा कहता है कि इससे ज्यादा सरकारी नौकरी हम देंगे। लेकिन जब सत्ता में होते हैं तब सरकारी नौकरी का जिक्र ना कांग्रेस अपने राज्यों में करती है और ना ही बीजेपी। लेकिन अब 24 के चुनाव में एक खबर और आ रही है कि 24 के चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार एक बड़ा दांव खेल सकती है। केंद्र सरकार एक बड़ा दांव खेल सकती है। वो क्या है? वो मसला है पुरानी पेंशन वाला, ओपीएस। खबर यह आ रही है कि नेशनल पेंशन स्कीम में केंद्र सरकार संशोधन कर सकती है। रिटायरमेंट भुगतान के तौर पर आखिरी सैलरी का 40 से 45% देने का प्लान है। पेंशन स्कीम में बदलाव का विषय लगातार उठता रहा है और विपक्ष ओपीएस के जो मुद्दे पर इस वक्त पूरा का पूरा चुनाव केंद्रित कर रहा है। जिन जिन राज्यों में चुनाव हुए, चाहे वो कर्नाटक है, वहां चाहे हिमाचल है, वहां भी ओपीएस का दाव, और जिन राज्यों में अब चुनाव हो रहा है वहां भी कांग्रेस लगातार यह दावा कर रही है कि आप हमें लाकर आइए, हम पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। राजस्थान का वो उदाहरण देते हैं, छत्तीसगढ़ का जिक्र हो रहा है। तो ओल्ड पेंशन स्कीम के मुद्दे की काट ढूंढने की कोशिश इस वक्त केंद्र सरकार कर रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, हिमाचल, पंजाब, यहां पर ओपीएस का दाव चला है विपक्ष का। इसीलिए तैयारी केंद्र सरकार भी कर रही है। मगर अब इस बीच जो ये दास्तान आप देख रहे हैं मेरे साथ इस वक्त जो चल रहा है, एक मसला यह भी है, विपक्ष इस बात को लेकर परेशान है कि सरकारी प्रचार में सेना का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब इन दावों में कितना दम है यह एक अलग विषय, लेकिन सरकारी प्रचार में सेना का क्या काम, इसको लेकर विपक्ष सवाल क्यों कर रहा है? दरअसल सरकारी योजनाओं का प्रचार सेना भी करेगी। देश के 9 शहरों में सेल्फी पॉइंट बनाएंगे। पीएम मोदी की फोटो के साथ योजनाओं का प्रचार होगा और 14 सितंबर को बाकायदा रक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में बैठक हुई और बैठक में योजना को मंजूरी मिली। अब किन योजनाओं का प्रचार होगा, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका प्रचार किया जाएगा, अब वो भी समझिए। जो योजनाएं हैं उसमें स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान, आयुष्मान भारत योजना, जन औषधि केंद्र, नेशनल पेंशन स्कीम, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना।
यानी इन योजनाओं का प्रचार भी होगा। जहां इसे बीजेपी जायज ठहरा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सेना के इस्तेमाल का आरोप लगा रही है। चुनावी राज्यों में पिटारा खुला है। अब सवाल यह किसकी जीत और किसकी हार है। ओपीएस और एनपीएस को लेकर भी क्या वाकई में खत्म होगी टेंशन? तो सरकारी प्रचार में क्या सेना का वाकई में इस्तेमाल हो रहा है, जो इल्जाम विपक्ष लगा रहा है? आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे और सियासत के लिहाज से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या वाकई में 23 के चुनाव के वक्त जिस तरह से पिटारा खुला है, 24 के चुनाव का यह ट्रेलर है। क्योंकि 24 में हर दल पूरी कोशिश करेगा कि इस दंगल को जीतने के लिए जो वादा किया जाए वो वादा किया जाएगा, जैसे कि अब इस वक्त वादे किए जा रहे हैं इन चुनाव प्रचार के दौरान। तो चलिए सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो चारों आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ अनीता अग्रवाल जी, बीजेपी के तेसरा चेहरों में से एक हैं, पार्टी का बड़ा चेहरा है। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम का हिस्सा कुलदीप मलिक साहब बन गए हैं, कांग्रेस के चेहरे हैं। साथ ही हमारे साथ रमेश मोहन श्रीवास्तव जी इस कार्यक्रम का हिस्सा है, आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। और एक बड़े चेहरे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं, विजय कुमार बंधु जी। ये वो चेहरे हैं जो लगातार ओपीएस को लेकर एक नई मुहिम छेड़े हुए हैं और लगातार इस मुद्दे को लेकर मुखर रहे हैं, चाहे सरकारें किसी की भी हों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विजय कुमार बंधु जी, इस चर्चा की शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। दिल्ली में जो ऐलान जंग आपने किया, उसके बाद खबर यह आ रही है कि एनपीएस ओपीएस को लेकर सरकार बीच का रास्ता निकालने के लिए तैयार है और 23 में चुनाव है, वहां भी कांग्रेस ने यही दांव खेला है। आपको लग रहा है कि मंजिल अब दूर नहीं, बंधु जी? जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और एक बेहतरीन मुद्दे को आप लेकर आए हैं, जिसपे लाखों नहीं करोड़ों परिवार इस बात को लेकर के चिंतित रहते हैं जी। और अभी 1 अक्टूबर की रैली सबने देखी होगी और हम तो जो समझ पाते हैं कि 1 अक्टूबर का जो ट्रेड यूनियन की इतिहास है, ट्रेड यूनियन के इतिहास में भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रदर्शन था। और ये किसी राजनीतिक ढंग से पोषित नहीं था, स्वप्रेरित था। अटेवा ओपीएस के साथ जो सहयोगी साथी जुड़े, उन सब का ये प्रयास से दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन हुआ जी। और मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि सरकारों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर देश की जनता, देश का जो नागरिक है जी, अगर सरकारों से अपनी बात नहीं कहेगा तो किससे कहेगा? और हम सब 1 अक्टूबर को माननीय प्रधानमंत्री जी से यही कहने गए थे कि आप सब पेंशन लेते हो, इस देश का जो प्राइमरी का टीचर है, इस देश का जो कर्मचारी है, इस देश का जो अर्धसैनिक बल है, वो भी अपनी सामाजिक सुरक्षा, अपने बुढ़ापे के लिए चिंतित है। और हमारी बात सुनिए, और अगर इस देश में सामाजिक सुरक्षा जैसी कोई चीज है तो हमें भी मिलना चाहिए और ये कोई नई डिमांड नहीं है। बंधु सर, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, क्या ये वाकई आप तक भी खबर पहुंची हुई? क्योंकि आपके पास पहले खबर आएगी, मुझे पूरी उम्मीद है कि नेशनल पेंशन स्कीम में संशोधन सरकार कर सकती है, इस तरह की खबर है आपके पास? जी जी जी, खबर है। और ये भी खबर है कि बहुत जल्दी इसमें कुछ संशोधन करने वाले हैं। लेकिन मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, हम ये आंदोलन संशोधन के लिए नहीं चला रहे। हमारा एनपीएस में संशोधन हो ये मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं हूबहू पुरानी पेंशन 1972 की जो नियमावली है पुरानी पेंशन की, वो नियमावली हमको चाहिए, हमें संशोधन नहीं चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं संशोधन मंजूर नहीं है, रिटायरमेंट भुगतान के तौर पर आखिरी सैलरी का आपको 40 से 45% देने का प्लान है? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं कि हमें संशोधन किसी हाल में स्वीकार नहीं है, किसी हाल में।
और अभी जो सरकार की जो कवायद है, जो उसको टेंशन है कि हम संशोधन करके लोगों को समझा लें, लेकिन मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से याद कर रहा हूँ, इस देश का जो 1 करोड़ लगभग एनपीएस में लोग हैं, सेंट्रल स्टेट सब मिला करके जी 1 करोड़ और उनके परिवार के लोग इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत हैं कि हमें चाहिए पुरानी पेंशन, हमें संशोधन नहीं चाहिए। और संशोधन का जो खेल है इस देश में हम अच्छी तरीके जानते हैं, ये भी हम जानते हैं सरकार खेला खेलेगी, वो कुछ बताए देगी और बताएगी कुछ और मिलेगा कुछ। तो संशोधनों के चक्कर में हमारी टीम पहले से तैयार है, हमारे लोग तैयार हैं, हमें चाहिए हो बहु पुरानी पेंशन। और मैं कहता हूं, एक सवाल पैदा करता हूं, क्या क्यों नहीं दे रहे हैं? बंधु जी एक मिनट, क्योंकि तमाम लोग साथ में जुड़े हुए हैं, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं कि क्या 23 के इस चुनाव में बिल्कुल साफ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिरकार जो पुरानी पेंशन देगा सत्ता में वही आएगा? क्या यह स्पष्ट हो जाएगा? और अगर 23 में नतीजा उल्टा विपरीत हुआ आपके, तो फिर यह भी स्पष्ट हो जाएगा, यानी दो धारी तलवार है मसला? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। ये निश्चित रूप से 5 विधानसभा के चुनाव इस पुरानी पेंशन के आंदोलन को एक नई ऊंचाई और एक नई दिशा देंगे। और हम पूरे प्रदेश के 5 राज्यों के जो हमारे साथी हैं, मैं सबसे लगातार अपील कर रहा हूं कि आपको चाहिए ओपीएस, तो आपके हाथ में आ गई है। अब उस वोट की ताकत से आप ओपीएस ले लीजिए। अगर आप उसमें चूके तो आप तो गए, पूरे देश के लिए भी जो रास्ता खुलने वाला वो बंद हो जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है और हम उस पर तैयार हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। ठीक, विजय जी मैं आता हूं आपके पास। अनीता अग्रवाल जी, सुना आपने विजय कुमार बंधु जी जो बात कह रहे हैं? तो यानी अब तो ओल्ड पेंशन स्कीम, वो कह रहे हैं संशोधन नहीं मंजूर, लेकिन हमें चाहिए वही पुरानी पेंशन, आप संशोधन मत लेकर आइए, पुरानी पेंशन दीजिए। बिल्कुल बैकफुट पर है सरकार ओपीएस को लेकर? जी देखिए, सरकार कहीं बैकफुट नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये पेंशन का मामला आज का नहीं है और ये शुरू से ही पेंशन का मामला रहा। पहले भी चुनाव हुए हैं, तब भी पेंशन का मामला था, और उससे पहले भी चुनाव हुए हैं, विधानसभा के भी, लोकसभा के भी चुनाव हुए हैं, तब भी पेंशन का मामला था। ऐसा नहीं है कि अभी लेटेस्ट नया आया है मुद्दा। नहीं, ये घाव तो आपको हिमाचल में भी लगा ना, पंजाब में भी लगा, कर्नाटक में भी लगा, मैं तो उस घाव की जिक्र कर रहा था। तिलक जी, सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार को जनता अच्छे से जानती है, समझती है। उन्होंने दरअसल में देखा है कि हमने जो कहा है वो किया है, इसलिए सरकार वही करेगी जो वो कर सकती है। वो झूठा वादा नहीं करेगी, जैसे वो लोग सब झूठे वादे करते हैं। नहीं तो ओपीएस झूठा वादा है? नहीं, हमने कहा अगर सरकार करेगी तो कोई झूठे वादे नहीं करेगी, जो करेगी वो तो सही करेगी। तो इसलिए ये मुद्दा आज का नहीं है, मुद्दा पहले चला, और इसमें मीटिंग होकर तय होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो संशोधन होना होगा, संशोधन होगा, अगर लाना होगा तो लाएंगे। नहीं, बंधु जी कह रहे हैं संशोधन मंजूर नहीं है। बंधु जी यही बात कही आपने? अरे बंधु जी कह रहे हैं ना, बाकी जनता तो जानती है और बाकी सरकार जानती है। अभी जो भी होगा वो सामने आएगा। बंधु जी का ऑडियो प्लीज सुनिए। नहीं, बंधु जी देखिए, सरकार वही करेगी जो वो मतलब कर सकेगी, और सबसे बड़ी बात है फिर झूठे वादे नहीं करेगी। जो काम वो कर सकती है वो स्पष्ट जनता के सामने रखेगी, क्योंकि हम लोगों ने जो कहा है वो किया है। हमने चुनावी मुद्दों को लेकर के ऐसा नहीं, चुनाव है तो झूठे वादे कर दो कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो है बिल्कुल सही बात करते हैं। जनता को स्पष्ट बात समझ आनी चाहिए। जनता जो है सरकार से, क्योंकि सरकार को जनता भी वोट है, जनता को सरकार पे वोट है। और ऐसा नहीं है कि जब पहले मुद्दे नहीं थे आज नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिएगा जनता के भले के लिए जो सरकार करेगी वो अच्छा ही करेगी और जनता को ही मंजूर होगा। अनीता जी, बंधु जी कुछ कहना चाह रहे? बंधु जी पहले आप कह लीजिए, फिर मैं सवाल लेता हूँ। अनीता जी, मैं ये कह रहा हूँ, जो ये कर्मचारी हैं, शिक्षा के लिए भी जनता है और जनता अगर डिमांड कर रही है। और आपने एक बहुत अच्छी बात, मैं आपकी तारीफ करूंगा, बीजेपी के लोग एक ज्यादातर ये कहते हैं कि ये अचानक कहां से आ गया। ये आपने स्वीकार किया कि ये मुद्दा पहले का था, पहले भी चला और आज भी चला और आगे भी अगर नहीं सुनिए चलेगा। ये बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इसका मतलब हम चुनाव के लिए कोई मुद्दे को नहीं लेके आए, हम पिछले 10 सालों से इस देश में इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो आप 10 साल सरकार चलाती हो गई हैं, तो अब कितना टाइम चाहिए इस पेंशन बहाली के लिए? कितना वक्त चाहिए? क्यों नहीं बहाल कर रही हैं? ये जनता भी तो मांग रही है। अनीता जी
स्पष्ट कहना चाहती हूँ कि जब भी ये कोई मुद्दे होते हैं, ये बात सही है कि पुराना मुद्दा मैं मानती हूँ, लेकिन ये चुनाव के समय भी उभर होता है, बीच में नहीं होता। अभी ये पहले इसका कोई नहीं था, इसका कोई दो राय नहीं है। जब हमारे लोकसभा का चुनाव हुआ था तब भी चुनाव से पहले आ गया था। जब विधानसभा नहीं जानकारी है, अरे मेरी बात सुनिए, हम पूरे देश में लगातार आंदोलन चला रहे हैं। बंधु जी हमने आपसे कहा ना, हमने आपसे कहा मुद्दा आज का नहीं है, मैंने कहा मुद्दा बहुत पुराना और हर चुनाव में ही उठता है, ऐसा भी है कि नहीं उठता। मैं भी इस चीज को जानती हूँ क्योंकि मैं बहुत चुनाव देख चुकी हूँ, बहुत चुनाव करा चुकी हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये बात बिल्कुल सच है कि जब चुनाव आता है ओपीएस लागू, अरे मेरी सारी बातें खत्म करिए, ओपीएस लागू होगा कि नहीं? देखिए मैंने कहा ना, सरकार अपनी नीति बनाएगी, उसकी नीति के आधार पे चलेगी और जो कहेगी वो करेगी। ओपीएस की मांग जायज है कि नहीं? देखिए मांगे सारी जायज होती है, उसमें कैसे संशोधन हो सकता है, कैसे किया जा सकता है, उसमें पूरा विचार होता है। विचार के बाद, क्योंकि हम वो नहीं है कि हाँ ये क्योंकि मैं ये जिक्र कर रहा हूँ, चुनावी मुद्दा बन चुका है सबसे बड़ा। तिलक जी हम झूठा वादा ये नहीं करेंगे। मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, ओपीएस झूठा वादा है? नहीं, हमने कहा सरकार नहीं करेगी, सरकार वही कहेगी जो कर सकती है। नहीं तो फिर कांग्रेस कैसे दावा कर रही है कि हमने ओपीएस लागू कर दिया? अरे कांग्रेस तो बहुत कुछ कर रही है, वो तो आलू से सोना होना पता नहीं क्या क्या निकाल लेती है, संडे 500 रुपए में ला देंगी, सब कर देंगी। आलू सोना वाला मुद्दा है ही नहीं, मैं आपसे सिर्फ ओपीएस की बात कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस से मुकाबला नहीं करना चाहती कि कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस को सबने देखा है, पूरी जनता ने। क्या हिमाचल में मुद्दा था कि नहीं? मुद्दा मैंने कहा ना, चुनाव से पहले ही सब मुद्दे आते ही हैं, क्योंकि आज का तो मुद्दा है नहीं, पहले से चुनाव के समय आते हैं, उसको आगे किया जाता है, क्योंकि उनके पास वो कुछ है भी नहीं। ठीक, यानी कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि संशोधन हो सकता है, ओपीएस की मांग जायज नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैंने ये नहीं कहा जायज नहीं है। जनता के जो देखो कर्मचारियों के लिए आप जायज भी मान रहे हो, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, कर्मचारियों की जो भी डिमांड है उसको सरकार सुनेगी और जो कुछ हो सकता है वो करेगी। कुछ नए आंकड़े भी आए होंगे, प्लीज चलाते रहेगा। कुलदीप मलिक जी, ये ओपीएस वाला मसला और सरकारी पिटारे में है, सब एक से एक जादूगर हैं, और आपके यहां भी जादूगर कम नहीं है ना? जिनको कहा जाता है वो तो बहुत जादूगरी कर रहे, कह रहे सब कुछ ले लो जो चाहिए, और आप भूपेश बघेल भी कम नहीं है, वो भी कह रहे ले लो जो चाहिए, बस वोट हमें दे दो। लेकिन बंधु जी कह रहे हैं तय हो जाएगा 23 के चुनाव में कि ओपीएस ही सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं आपको ये बता दूं, मैं कांग्रेस नेता के तौर पर भले ही आपकी डिबेट में शामिल हूं, लेकिन आपको बता दूं मैं प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाला शिक्षक हूं, और प्राइवेट क्षेत्र में काम करते हुए भी मैं जो बंधु जी मेरे साथ में डिबेट में है, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ इनके साथ में आज डिबेट कर रहा। और जो रैली, जो महारैली 1 अक्टूबर को कुलदीप जी आपका ऑडियो कम आ रहा है, मैं दोबारा कनेक्ट करवा रहा हूं। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, सरकार तैयारी कर रही है, संशोधन करने की तैयारी है, लेकिन बंधु जी कह रहे संशोधन नहीं मंजूर, ओपीएस ही चाहिए। क्या वाकई आपको भी लगता है कि ये 23 के चुनाव तय कर देंगे ओपीएस का भविष्य भी? नहीं, 23 के चुनाव में तो ये संशोधन हो ही नहीं सकता। मैं 24 के चुनाव से पहले कह रहा हूं सर। नहीं देखिए, 23 के चुनाव की पहले जरा बात कर लें। हाँ। ये जुमला है और जुमला ही साबित होगा। तो पंजाब में आपने जुमला दिया? नहीं सर, आप सुनो पहले एक बात। आप नई पेंशन स्कीम की बात कर रहे हो ना, संशोधन की बात। हमने कोई संशोधन थोड़ी किया है, हमने तो ओपीएस लागू करने का नोटिफिकेशन दिया था। ये जो अभी खबर प्लांट करवाई गई है कि एनपीएस को संशोधित करके कुछ पुरानी पेंशन स्कीम जैसा ही 40-45%। रमेश जी, मैं प्लांट खबर नहीं चलाता हूं। नहीं, ये प्लांट खबर जो मीडिया में प्लांट करवाई गई है। नहीं, मैं एक मिनट रमेश जी बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। मैंने आपके सामने बंधु जी से यही सवाल किया था। मैं प्लांट खबर नहीं चलाता हूं कोई, और बंधु जी ने इस बात की पुष्टि की कि हां उनके पास भी इस तरह की खबर है। आप कहें तो मैं दोबारा पूछवा दूं। सर एक्चुअली एक समस्या है ना, आप सेंटेंस पूरा करने की इजाजत दे दें तो वो क्लैरिटी आपको भी आ जाएगी। आप मैं कहना चाह रहा हूं, प्लांट खबर कह रहे हैं ना सर, मैं कोई प्लांट खबर नहीं चला रहा हूं। अरे सर ये प्लांट है, मैं बोल रहा हूं प्लांट है तो प्लांट है। अच्छा, सुनिए कैसे प्लांट है, बताइए। सुनिए कैसे प्लांट है।
चुनाव की आचार संहिता लागू हो चुकी है। अब जाहिर सी बात है उन राज्यों में तो ओपीएस या एनपीएस का संशोधन हो नहीं सकता, वहां तो नोटिफिकेशन आना नहीं है, लेकिन तमाम अखबारों ने आज इस खबर को कैरी किया है। कल शाम से पोर्टल से आना शुरू हो गई है। इसका मतलब कि ये प्लांट नहीं तो और क्या था सरकार की तरफ से। आप बहुत विद्वान प्रवक्ता है, मैं आपको आपके ज्ञानता को चुनौती नहीं दे सकता। मैंने कहा कि 24 के चुनाव से पहले और 23 के चुनाव के बाद यह तय हो जाएगा कि ओपीएस का भविष्य क्या है। और मैंने यह जिक्र इसलिए किया क्योंकि 24 के चुनाव से ठीक पहले केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है। मैंने यही बात कही। विचार कर रही है महाराज, यहाँ दिल्ली में सबसे बड़ी रैली हो गई। हाँ। उन्हें विचार ही करना था हर चीज। जब दिल्ली का सेवा बिल लागू होना होता है तो 24 घंटे के अंदर ऑर्डिनेंस आ जाता है। हाँ। और यहाँ पिछले 10 साल से विचार हो रहा है 10 साल से कर्मचारी मांग कर रहे हैं और केंद्र सरकार विचार पे विचार किए जा रही है और चुनावी हार पे हार सामना करना पड़ रहा है। आप देखना ये ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे और चुनाव हारने के बाद आप देखना ये इसमें संशोधन ही नहीं बल्कि इसके रिप्लेसमेंट की बात करेंगे। कैसे करेंगे ये भी बता दूं। हाँ बता दीजिए जल्दी। ये लैंड एक्विजिशन बिल लाए वापस लिया। हाँ। कृषि बिल लाए वापस लिया। ये सरकार मार खाने के बाद ही सिर झुकाती है और यही होने वाला है। अच्छा, तो आपको पूरी उम्मीद है कि ओपीएस आएगा? आना पड़ेगा। ठीक है। क्यों आना पड़ेगा? आपको बता दें, एक मिनट रुद्र प्रताप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए। एक मिनट सर, सिर्फ दो लाइन। मैंने सरकारी नौकरी ज्वाइन की, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया सरकार के साथ कि मुझे ये तनख्वाह मिलेगी, ये पेंशन मिलेगी। बीच में जब मेरी अभी नौकरी खत्म हो रही है तब आपने संशोधन कर दिया कि अब आपको ये पेंशन नहीं मिलेगी, दूसरी मिलेगी। सर, मैं उस पर लगातार चर्चा कर चुका हूं। एक मिनट ये राजनीतिक पिटारों में एक पिटारा जो खोला गया रुद्र प्रताप सिंह जी, ये ओपीएस वाले मसले को लेकर भी सियासी दांव खेला गया है। आपको लगता है कि 23 के चुनाव में इस बार बिल्कुल फाइनल हो जाएगा कि 24 में ये दांव चलेगा या नहीं? देखिए तिलक जी, अगर एक राजनीतिक पार्टी को लग रहा है कि ये आवश्यक है तो उसको करने में क्या बुराई है, क्योंकि ये मांग उन लोगों की है जो सरकारी एम्प्लॉय हैं और अगर उनको ये लगता है कि ये बेहतर विकल्प है तो इसे हो जाना चाहिए, इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है कि सरकार ये जो पुरानी ओल्ड पेंशन थी उसको उस तरीके से नहीं लागू करके कुछ उसमें नया करने की कोशिश करेगी ताकि लगे कि ये स्कीम जो है वो सरकार लाई। अगर वो कोई भी सरकार उसी चीज़ को लागू कर दे 15-20 सालों के बाद तो इसमें नया क्या होगा। तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इस पे काम होगा तो इसमें कुछ नए और संशोधन के साथ, और हमको लग रहा है कि अगर 24 में चुनाव है तो एक अच्छे चुनावी तरीके से इसको पेश किया जाए कि जिससे उसको चुनाव में इसका फायदा हो सके, तो ऐसा किया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई बुराई भी नहीं है क्योंकि सरकार का काम क्या है, अगर जनता की भावना ये कह रही है, लोगों की भावना ये कह रही है, चुनाव के वक्त ही क्यों जागृत होती है? अब एक ट्रेंड सा बन चुका है तिलक जी कि अब सारे लोक लुभावने जो वादे किए जाते हैं वो चुनाव के समय ही किए जाते हैं। नहीं, ये मैं वही बात, आप एक उदाहरण के तौर पर जैसे अनीता जी मैं एक बात जानना चाह रहा हूं। अभी शिवराज जी ने कहा कि 450 रुपए का सिलेंडर ले लो, ठीक, चुनाव के वक्त ही 450 रुपए का सिलेंडर आपको याद आया। केंद्र देगा 950 रुपए का और आप कहोगे कि नहीं हमें यहां चुनाव है तो 450 रुपए का हमसे ले लो। क्यों? दिल्ली वालों ने क्या गुनाह कर दिया? हमें भी दे दो मैडम 450 रुपए का सिलेंडर, कि नहीं? देखिए सिलेंडर की कीमतें पूरे देश में एक जैसी होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये चुनावी जुमले इन लोग को देने की आदत है और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने नहीं तो ये जुमला, शिवराज जी जुमला क्यों छोड़ रहे हैं फिर? अरे इन्होंने तो, इनका तो आज से भी पुराना काम है, आप देखिए आज की तो बात है नहीं अनीता मैडम, देखिए मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। आप भी एक गृहिणी हैं, आपको 1100 रुपए का सिलेंडर खरीदना अच्छा लगेगा या 450 रुपए का? ईमानदारी से बताइए। देखिए हर व्यक्ति जो चाहेगा वो चाहेगा कि हाँ सस्ता हो, लेकिन उसके पीछे रीजन में भी तो जानना चाहिए कि सच बोल रहे हैं क्या, सच बोल रहे हैं क्या, सही है। तो शिवराज सच नहीं बोल रहे क्या? 450 रुपए का सिलेंडर देंगे? इनको मालूम है कि सरकार आनी नहीं है। क्या? नहीं शिवराज चौहान जी की जो बात है, हाँ। वो जो कह रहे हैं वो केंद्र से निर्धारित होगा, अभी तो कुछ करेगी नहीं। शिवराज जी की सरकार नहीं आनी क्या? नहीं आएगी, सरकार इन्हीं की आएगी क्योंकि अपने भाजपा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये इनका आप कह रहे हैं कि शिवराज जी की सरकार आएगी नहीं?
नहीं, सरकार आएगी, शिवराज जी हो सकता है कि मुख्यमंत्री चेंज हो, मुख्यमंत्री चेंज हो सकता मतलब है। शिवराज ऐसा जी नहीं- मुख्यमंत्री नहीं होंगे? ये तो समय बताएगा ना, तो विधायक लोग चुनेंगे ना मुख्यमंत्री कौन होगा कौन नहीं नहीं तो होगा। फिर उनकी घोषणाओं पर यकीन करे कि नहीं करे मैडम? देखिए, सबसे बड़ी भाई बात है शिवराज जी के खिलाफ तो नो कॉन्फिडेंस पास हो गया। नहीं, केंद्र सुनिए, शिवराज जी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मिल गया। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। केंद्र सरकार निर्धारित करती है सिलेंडर के बिल और पेट्रोल के बिल कैसे क्या होते हैं। तो और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि साढ़े पेट्रोल- ना 450 वाला क्यों? ये फिर जुमला ये? नहीं, जुमला क्या, वो ऐसा है ना, जनता जो उन्होंने जनता के बीच में बोल दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है ना कि समय आएगा, समय पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। हाँ। जहाँ 450 में भी कह रहे हैं तो हो सकता है उनके पास स्टेट की ऐसी कोई योजना हो जिसको वो ला सकते हो, लेकिन नहीं तो ये केंद्र की 500 ऐसी रुपए योजना का तो नहीं है। कुलदीप जी की पार्टी दे रही है ना, कांग्रेस कह रही है 500 रुपए का हमसे ले लो, आप कह रहे हो 450 रुपए का ले लो, तो फिर हम 950 रुपए देखिए, क्यों ये तो- भरे? देखिए, ये चुनाव के समय में एक दूसरे को वाद विवाद में बोलते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और हाँ हमने तो आज यही तक- बात है ना कुलदीप जी। देखो, फिर मैं आ रहा हूँ विजय जी आपके पास। मैं आपको कुलदीप जी बिल्कुल सत्य बता रही हूँ, उसका गलत नहीं कह रही हूँ। सबसे बात है नहीं कि राज कुलदीप चौहान जी ने जो ना कहा है, अनीता जी, आप उसकी जैसा केंद्र प्रवक्ता निर्धारित कर जो सकती है। खुलकर बोलते तो बहुत कम होते हैं, केंद्र- बोले कि उनकी नहीं, सरकार ही नहीं आ रही। निर्धारित कर सकती। आप- ये नहीं मानेगा ना, मुख्यमंत्री हो सकता है, चेंज हो सकते हैं, हाँ। विधायक लोग निर्धारित कर सकते हैं। अभी तो सरकार हमारी है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं। नहीं सरकार आपकी है, मुझे लगा कि अब की बार 150 पार तो शिवराज ना, सरकार। ना, ना। आप कह रहे हो कि शिवराज एंकर सरकार महोदय, देगा। इसका टिकट चलाइए कि शिवराज जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे। हमने क्या कहा, मैंने ये कहा ना कि विधायक निर्धारित करेंगे ना कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा, क्या योजना और हो सकता है कि स्टेट ऐसा सोचा हो, स्टेट में ऐसी कोई योजना हो जिसको 450 कर सकते हो, लेकिन केंद्र की ऐसी रमेश योजना जी नहीं कह रहे है, हैं ना पक्का किसी शिवराज जी को नहीं आ रहे अब। बिल्कुल अरे शिवराज जी इनको नहीं आ इनके सकते सपने देखने क्योंकि दो, मैडम ने तो इनको नो सपने देखने दो। कॉन्फिडेंस सुना दिया। और कम से कम ये तो पक्का हो गया कि अब शिवराज जी के वादों पे आप भरोसा नहीं हो सपने सकता। देखिए, ये सुनिए, टिकर में रमेश खबर जी, चलाइए टिकर रमेश में जी, कि आप भाजपा सपने की देखिए, प्रवक्ता ने सपने ही स्पष्ट रूप देखते से हैं। मान लिया कि अरे कम से आपकी कम सरकार और कुछ तो हो ना हो, सपनों पे मुख्यमंत्री विश्वास चेंज होगा। करती है। अरे अगले किले- मुख्यमंत्री लेकिन शिवराज सिंह उनकी चौहान सरकार नहीं है। तो केवल अरे सपने कुलदीप जी, देखती कुलदीप है। जी, कुलदीप जी केवल का सपनों के अलावा कोई काम नहीं है, आपके काम एक केवल मिनट, सपने कुलदीप जी देखना बहुत होता देर है, से इंतजार सच कर रहे नहीं हैं, होता। फिर मैं विजय जी के सच पास नहीं जा रहा हूँ। होता। एक मिनट आपका काम केवल सपने अनीता जी, देखना कोई बात होता नहीं, है, अब तर्कश और से कुछ तीर नहीं। निकल चुका है, अब तीर निकल गया, देखिए श्रीमान अब वापिस नहीं आएगा। कुलदीप जी जी, आवाज में डिस्टरबेंस था। मैं ये बता रहा था क्योंकि हम पुरानी पेंशन वाली को लेकर बात कर रहे थे। हाँ मैं बताऊं, विजय बंधु जी ने पूरे हिंदुस्तान के अंदर जिस तरीके से अपने आंदोलन को ढा दिए, और मैं यहाँ कांग्रेस नेता के रूप में नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं शिक्षक हूँ और शिक्षक मैं सरकारी नहीं, मैं प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाला शिक्षक हूँ। और मैं जो 1 तारीख में आदरणीय विजय बंधु जी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में जो इनकी महारैली हुई पुरानी पेंशन बहाली को लेकर, उसमें मैं गवाह हूँ। और मीडिया वाले तो इस रैली को दिखा नहीं रहे। धन्यवाद हो आप जैसे मीडिया कर्मियों का कि कम से कम आप इस पे डिबेट करा रहे। मीडिया ने तो वो रैली दिखाई नहीं। लेकिन मैं एक आपको ये बताऊं कि वहां पे बोल रहे थे कि 1 लाख 2 लाख, वहां पे 10 लाख की संख्या में जो है लोग थे। जितने लोग मैदान के अंदर थे उससे 4 गुना लोग मैदान के बाहर थे। और श्रीमान जी, ये मेरा अपना अनुभव है, जब मैं ग्रेटर नोएडा से रैली में पहुंचा तो राजघाट के ऊपर मैंने अपनी गाड़ी को पार्क किया और वहां से खुद स्वयं मैं पैदल चलते हुए रामलीला मैदान में पहुंचा। रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ था और रामलीला मैदान में जिस तरीके से लोगों का उत्साह वहां देखते ही बनता था, तो मुझे तो ऐसा लग रहा भाई या तो सरकार को इस पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करना पड़ेगा और अदरवाइज सरकार को जाना पड़ेगा। और यहाँ पे सरकार को जाना पड़ेगा का मतलब मैं 5 राज्यों में भी ये बात कर रहा हूँ। और इसके बाद फिर केंद्र में चुनाव होंगे 2024 में। और आप देखो जहाँ ये आपकी संवेदनाएं हैं या फिर उत्तर चुनाव प्रदेश में की? भी मसला आया था, उत्तर प्रदेश में मसला आया था, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश में तो पेंशन को लेकर बयान हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं आई, उसमें भी तो पेंशन का मामला आया था। और पिछली लोकसभा में भी पेंशन का मामला आया था। ऐसा तो है कि मेरा मुद्दा है, मुद्दा हमेशा चुनाव के समय आता है और चुनाव में क्या समय खड़ा होता है, दूसरे को खड़ा नहीं होता है। और सरकार पहले भी आई है, इस मुद्दों के बाद भी सरकार आई है। ये मत कही कि उत्तर प्रदेश में मुद्दा आया था, लोकसभा के चुनाव से पहले भी ये मुद्दा आया था। मैंने एक कहा नहीं कि मुद्दा आज का नहीं है।
लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जनता निर्धारित करेगी। पुरानी पेंशन स्कीम की बात है, मैं तो अपने परिवार की बात बता रहा। भाई मेरे मम्मी पिताजी दोनों शिक्षक थे, पिताजी तो रहे नहीं, अब मेरी मम्मी है और मम्मी पिताजी की भी पेंशन ले रही और अपनी खुद की भी पेंशन ले रही। 60,000 रुपए मेरी मम्मी को पेंशन मिल रही। जो भाई आने वाले टाइम में बंधु जी का क्या होगा? चलो हम तो प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वाले, इतने ये 1 करोड़ लोग जो अभी बंधु जी ने बताया, इनका क्या होगा? और मैं आपको बताऊं श्रीमान जी, मैं मुजफ्फरनगर जिले से बिलोंग करता हूं, वहां का एग्जाम्पल दे रहा। हमारे एक कर्मचारी थे जिनकी सेवानिवृत्ति के समय उनकी सैलरी थी 80,000 और जब उनको पेंशन मिलने की बात आई, उनको पेंशन मिली मात्र 2400 रुपए। और 2100 रुपए। मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं। कुलदीप जी एक मिनट। विजय जी देखिए, पहले मेरी बात है, पहले तनख्वाहें भी कम होती थी और तनख्वाहें बहुत ज्यादा होती है, फंड्स वगैरह जमा होते हैं, सब कुछ होता है। ऐसा तो है नहीं कि अनीता जी अभी एक मिनट मैं जरा विजय जी को ले आऊं, फिर उसके बाद रुद्र जी आपके पास आ रहा हूं। विजय जी, ये मसला बहुत गंभीर है और इस पूरे गंभीरता के साथ सरकारें दावा कर रही हैं। अब कांग्रेस कह रही है जैसे, अब ये खुद नहीं बताते कि भैया लागू करने वालों में हम थे। आज भले ही कह रहे हैं कि भैया ओपीएस कर देंगे, लेकिन ये नहीं बोलते कि पी चिदम्बरम जी ने क्या कहा था, है ना? वो नहीं बताएंगे कुलदीप जी। ये कहेंगे कि नहीं हमारा दिल है हनुमान जी की तरह, देखो विजय बंधु जी बैठे हुए हैं। लेकिन मसला यहां पर यह है कि सरकार जो संशोधन करने की बात कर रही है, बीच का रास्ता निकालने की बात कर रही है, क्या इसके लिए आप लोग तैयार हैं कि नहीं? बीच का रास्ता क्या होगा? आज की डेट में माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री हैं। क्या प्रधानमंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री के बीच का कोई रास्ता होता है क्या? प्रधानमंत्री और भूतपूर्व प्रधानमंत्री के बीच का कोई रास्ता निकलेगा क्या? अरे कोई प्रधानमंत्री होगा या भूतपूर्व प्रधानमंत्री होगा, बीच का क्या होता है? ओपीएस है तो ओपीएस है, उसमें बीच का रास्ता क्या होता है? और हम अपने माँ बाप को बूढ़े में उनकी दवाई पैसा खर्चा करते हैं, उनके खान पान पैसा खर्चा करते हैं, हम बीच का रास्ता निकालेंगे? हमारा ही संस्कार है क्या? ये सवाल, ये जो सरकारें बहुत संवेदनहीन हो गई हैं, इनको समझना चाहिए। ये पैसे का जुड़ा नहीं है, ये हमारे संस्कार का जुड़ा हुआ मैटर है। जो कर्मचारी 30 साल 35 साल किसी देश को, समाज को, विभाग को सेवाएं देता है और आप कह रहे हो बीच का रास्ता निकाल दीजिए। अगर कर्मचारी बीच का रास्ता निकाले, अभी आप जैसे अर्धसैनिक बल हैं, अब इनको बॉर्डर पे आप भेजिए युद्ध में और कहिए आप बीच का रास्ता निकाल लीजिए। अरे भाई वहां सेना में जाएगा तो दुश्मन सामने होगा, उसको गोली मारेगा। देखिए, बीच के रास्ते की बात नहीं हो रही, संशोधन की बात हो रही है कि हो सकता है उसमें कोई संशोधन हो सकता है। पहले क्या था, आज क्या? देखिए, समय का समीकरण तो चेंज हुआ ही, ऐसा नहीं जो पहले था तब आज से आप पहले सरकार इस रपड़े में बिल्कुल न रहे कि हम संशोधन करके काम चला लेंगे, हमें संशोधन नहीं चाहिए। आप पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं, पुरानी तनख्वाहें भी बहुत कम हुआ करती थी, लेकिन आज कम से कम उसकी तनख्वाहें काफी ज्यादा हो गई है, काफी फर्क हो गया है। हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन रहे हैं, हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन गए हैं, हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति बन गए हैं, हम दुनिया की आर्थिक महाशक्ति में पहुंच गए हैं। हम 5वीं आर्थिक महाशक्ति बने, पैसा कैसे कम हो गया? पैसा कैसे कम हो गया? नहीं हो रहा, नहीं बताइए, देश विकास नहीं हो रहा, कितना विकास हो रहा है? नहीं बताइए ना, हमारा विकास क्यों रुका है? आप देश का विकास करिए, धन्यवाद। हमारा विकास क्यों रुका? हमें पूछना चाहते हैं। ना किसी का विकास नहीं रुका, क्यों? गलत बात नहीं, गलत बात नहीं। आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं। आर्थिक महाशक्ति में मेरा भाग कहाँ है? मैं ये पूछ रहा हूँ, किया जा सके उस आर्थिक महाशक्ति कौन बना रहा है? आर्थिक महाशक्ति कौन बना रहा है? उसमें कौन रोल अदा कर रहा है? वही कर्मचारी, वही शिक्षक, वही देश का नागरिक कर रहा है। तो आर्थिक महाशक्ति आप बने तो हमें कटौती क्यों कर रहे हैं आप? हमें तो खुशी हो रही है, आर्थिक महाशक्ति बनिए, हमें और दीजिए, क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बताइए, तनख्वाहें नहीं बढ़ी है, बोनस नहीं बढ़ते, फंड्स नहीं बढ़ते, ऐसा तो है नहीं कि नहीं किया। आपने कोरोना टाइम के बच्चे काट लिए मैडम, कोरोना टाइम में उसमें संशोधन हो सकता है। ये कोरोना टाइम में कर्मचारियों ने अपने जीवन नहीं मैडम, आप कह रहे हैं कि भाई जो है भत्ते नहीं मिलते, कर्मचारियों का सब तनख्वाह नहीं मिलती। मैडम ये तनख्वाह तो मंत्री और विधायकों को भी मिलती है, तो फिर आप ओपीएस क्यों लेते हैं? देखिए, ये आज मैंने कहा नहीं, मुद्दा आज का नहीं है, काफी पुराना मुद्दा है, लेकिन चुनाव के समय इसको लेकर आते हैं। मैडम ये मतलब आपके लिए कड़वी दवाई नहीं मीठी दवाई है, और उनके लिए कड़वी दवाई है। आप उनको कह रहे हो कि मत खाओ और आप खुद उसका इस्तेमाल कर रहे हैं।
तिलक जी हम खाना खाने के बाद हमसे ये कह रहे हैं कि हो सकता है कोई कमेटी बैठ के आपस में संशोधन करे हाँ। कि फिर क्या हो सकता है ठीक, क्या नहीं सकता। एक मिनट रुद्र जी, ये संशोधन हो चुनाव सकता के है ना? वक्त ही, एक मिनट रुद्र जी, ये चुनाव के वक्त ही ये सब बातें क्यों याद आती है? जब देखिए- सत्ता में होते हैं, जब जैसे अब कुलदीप जी की पार्टी है कांग्रेस, छत्तीसगढ़ में देखो एक से एक घोषणाएं हो रही हैं, राजस्थान में एक से एक घोषणाएं जादूगर बने हुए इस समय, वाकई में, है ना? तो ये उदाहरण के तौर पर मैं देख रहा था आंकड़े, और केंद्र की बात कर लूं, चुनावी राज्यों में केंद्र सरकार ने 2023 में ही छत्तीसगढ़ में 40,000 करोड़ और तेलंगाना में 39,000 करोड़ सौगात दी। मतलब जब चुनाव होता है तभी सबको सौगात याद आती है। देखिए, जब चुनाव में ही तो वोट लेना होता है तो सौगात भी तो चुनाव में ही दी जाएगी ना। हाँ, क्योंकि यानी- जो अभी जो एक हाँ, नया कल्चर जब बन गया जब चुनाव आता है गरीब के पेट में पुलाव जाता है। जी, Right? यही सच है। और देखिए, दोनों तरफ से ये हो रहा है। हाँ। ऐसा नहीं है कि सरकारें ही कर रहा है, जनता भी इस चीज को बहुत जागरूकता के साथ जान गई है कि हमारी मांगे कब पूरी की जाएगी। तो अगर आप चुनाव के जो चुनावी राज्य होते हैं, आप देखेंगे कि चुनावी राज्य में अगर जनता की जो मांग होती है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। जहां चुनाव नहीं होगा वहां आप केवल जितना भी प्रदर्शन कर लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब ये सवाल जैसे हो गया ना कि चूहे बिल्ली का खेल की तरह है। राजनीतिक दलों को भी पता है कि मुझे केवल चुनाव जीतने के लिए कौन सा उन्होंने अपने घर से एफडी तोड़ करके किसी को देना है। चुनाव में वादे करना है। अगर पार्टी जीत जाती है तो फिर उसके बाद देखेगी, क्योंकि उसके बाद तो उसके पास 5 साल होंगे ना शासन करने के लिए। 5 साल बाद देखेंगे, आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन 5 साल वो सत्ता में आने के लिए वो हर संभव प्रयास कर रही है जो उसे करना चाहिए। अभी जैसे हम लोग बात कर रहे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम पे, जी। विजय जी की ये हिम्मत है और ताकत है कि इन्होंने इस मुद्दे को यहाँ तक ला के खड़ा किया कि इस पे चर्चा हो रही है। क्योंकि अगर ऐसा इन लोगों ने आंदोलन नहीं किया होता, ये बात रामलीला मैदान की मैं नहीं कहूंगा, इन लोगों का संघर्ष बड़ा लंबा नहीं, और लंबा बहुत संघर्ष है, बहुत लंबे। और बहुत ये लोग तत्परता के साथ लगे हुए हैं। अब यहाँ सवाल उठता है कि अब विजय जी के पास विकल्प ही क्या है? भाई दोनों तरफ के, ऐसा नहीं है कि जो सत्ता में है वो उनके खिलाफ है, जो सत्ता में नहीं है उनके समर्थन में है। उनके पास एक ही विकल्प है कि जो उनकी मांगे हैं वो उसी तरीके से मानी जाए, क्योंकि वो लोग उसको बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे हैं कि उनकी जरूरतें नहीं, क्या कई हैं। ऐसे बीजेपी शासित राज्य है जहां पर इस पर विचार भी हो रहा है, बाकायदा मांग की गई है केंद्र से। नहीं, अगर जिस तरह से इनका संघर्ष और इनकी मेहनत दिखाई दे रही है, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये 24 से चुनाव से पहले, हाँ, इसमें ये चीज अलग हो सकता है कि इसको फिर नए तरीके से लाया जाए। कारण क्या है कि हर सरकार चाहती है कि कोई भी चीज अगर हो तो उसमें उसका नाम आ गया है। अगर वो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर देंगे तो इसमें कोई नई चीज नहीं होगी कि वो पहले भी चल रही थी, उसको पहले फिर से लागू कर दिया गया। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि सरकार इसको एक नए तरीके से लाएगी, हो सकता है इससे कुछ बेहतर भी कर सकती है, क्योंकि इससे ये मैसेज जाएगा कि उन्होंने इस चीजों को विजय किया। जी कुछ कह रहे हैं, प्लीज विजय जी, फिर रमेश जी आपके पास आ रहा हूं। जी विजय जी। मैं कह रहा हूँ ओपीएस लागू कर दे, भले सरकार अटल बिहारी वाजपेयी उसका नाम रख दे, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें ओपीएस चाहिए। नहीं, लागू तो भाई उसी वक्त अटल जी की सरकार में ही तो फैसला हुआ और मनमोहन सरकार ने उसे इंप्लीमेंट किया। उनके सीट से प्रधानमंत्री हैं, उनके नाम पर रख दें अटल बिहारी वाजपेयी ओपीएस। हाँ। हमें ओपीएस चाहिए, रख दे नाम, हमें कोई दिक्कत नहीं। नहीं, विजय जी की बात एकदम सही है, लेकिन वही होगा कि उसका कुछ इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा। हाँ। क्योंकि सरकार अगर करेगी तो उसकी क्रेडिट भी तो लेगी। अगर ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे पहले थी वैसे ही लागू कर दी जाएगी तो इसमें क्या फर्क था? पहले थी, बीच में बंद हो गई, फिर से नहीं, लागू वो हो तो गई। कह रहे हैं कि हम बीजेपी के लिए भी वोट मांगने की कोई दिक्कत नहीं है, हमें ओपीएस दे दो। नहीं, एकदम होगा। आप, मैं बता रहा हूं ना कि जो उनकी मेहनत और जो उनका संघर्ष है, हाँ। उसका परिणाम आपको देखिएगा 24 से चुनाव से पहले मिलेगा। हाँ, बस इसमें फर्क ये हो सकता है कि इसमें कुछ नई चीजें ऐड कर दी जाएं और बेहतर भी बनाया जा सकता है और एक नए प्रारूप के साथ पेश किया जाएगा, ताकि ऐसा लगे कि ये क्रेडिट इस सरकार के पास जाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ऐसा हो सकता है। ठीक, मैं एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर विजय जी आपके पास हूं, लेकिन उससे पहले रमेश जी, मैं जिन योजनाओं का जिक्र कर रहा था, और क्योंकि लाइव में एक कमेंट आ गया उसको ले रहा हूं मैं, और आप जानते हैं मैं जनता के सवाल पहले ले लेता हूं। ये कह रहे हैं कि भैया आप लोगों की जो यूएसपी थी, मतलब कि केजरीवाल जी आएंगे तो कुछ ना कुछ नहीं, सब कुछ फ्री दे देंगे, पहले यही था ना। लेकिन इस बार के चुनाव में जो यूएसपी है वो कांग्रेस की ज्यादा दिखाई दे रही है इन मामलों में, कि फ्री ले लो और वोट दे दो। मेरी बात समझ रहे रमेश जी? अब आप वाला जो मसला था ना वो कम पड़ता जा रहा है,
और उदाहरण के तौर पे बकायदा उन्होंने लाइव में मुझे 2 घोषणा पत्र भेजे हैं। बोले कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऐसा लगता है कि एक ही जैसा घोषणा पत्र है। कुछ ऐतराज आपको? नहीं, देखिए ऐसा है हाँ। कि जरा ये तो पॉलिटिकल कमेंट हो गया, जरा लार्जर इश्यू को देखिए जो आपने आज मुद्दा उठाया है। निरंतर सरकारी जो संस्थान है उनका निजीकरण हो रहा है, तो सरकारी कर्मचारियों की संख्या भी घट रही है, नई भर्तियां हो नहीं रही हैं सरकारों में। तो भाजपा प्रवक्ता का ये कहना कि तनख्वाह का बर्डन बहुत ज्यादा है, ये ठीक नहीं है। तनख्वाह का बर्डन बहुत ज्यादा नहीं है। 7वां वेतन आयोग लागू हुआ तो इसका मतलब ये नहीं कि तनख्वाह का बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया। कर्मचारियों की संख्या भी समानुपातिक रूप से काफी ज्यादा घटी है। और दूसरी बात यह है कि जब सरकार संशोधन करने पर विचार करने पर आ ही गई है, जैसा कि खबरों में बताया गया है, तो इन्हें इस पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जिसको आप कह सकते हैं, राजनीतिक हाराकारी करने की क्या जरूरत है? अरे जनता का पैसा जनता की जेब में अगर ये डाल देंगे तो देश का नुकसान थोड़ी होगा। सरकारी कर्मचारियों के हाथ में चला जाएगा देश का पैसा तो देश का नुकसान नहीं होगा, बल्कि सरकारी कर्मचारियों के ऊपर टैक्स बर्डन बढ़ जाएगा। वो सरकारी कर्मचारी टैक्स भी देंगे सरकार को। मेरा कहना यह है कि इसको राजनीतिक फुटबॉल बजाय सर्वहितकारी कदम के रूप में सरकार को जल्द से जल्द इसको लागू करना चाहिए। अन्यथा आप ये देखें, सरकारी कर्मचारियों की नाराजगी का दुष्परिणाम सरकारों को समय समय पर झेलना पड़ा है और इस सरकार को भी झेलना पड़ जाएगा। ठीक, आप मुद्दे पे आइए। वो वाला जो सवाल आया था यूएसपी वाला, आपकी यूएसपी अब कांग्रेस नहीं, मुस्कुराइए मत, ये बहुत सीरियस सवाल है। आपका मुद्दा वही है। देखिए ऐसा है, मैंने कल या परसों शायद आपके साथ डिबेट पे था। हाँ। मैंने आपको कहा था कि आम आदमी पार्टी को एक बात का आप क्रेडिट अवश्य दीजिए कि हाँ। उसने जनोन्मुखी राजनीति की तरफ राजनीतिक दलों को पुश किया है कि पब्लिक ओरिएंटेड पॉलिटिक्स करो। पहले जो सांप्रदायिकता पे और दूसरी बातों पे पॉलिटिक्स हो जाती थी, अब हमने मजबूर किया है कि जनता की समस्याओं को सुलझाने का प्रयास चुनावों के माध्यम से ये बात तो कुलदीप जी सही कह रहे हैं। मुझे लग रहा है रमेश जी, कल तक जिनका आप विरोध करते थे आप उन्हीं को आप फॉलो कर रहे हैं, मतलब केजरीवाल जी को। ये बात तो सही कह रहे हैं रमेश जी, कि नहीं कुलदीप जी? देखिए श्रीमान जी, मैं आपको ये बताऊं, देश काल और परिस्थिति ये हमेशा बदलती रहती है। नहीं तो वो विपक्ष में बदलती है, जब आप सत्ता पक्ष में हो तो तब सब भूल जाते हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तब आपको यही विजय जी जो है नहीं नागवार गुजरते हैं। नहीं, मैं तो मुंह पे बोलने वाला स्पष्ट बोलता हूँ। नहीं तो मैं भी आप जैसा ही हूँ जी। और मैं सही बताऊँ, मेरी एक आपके साथ में दूसरी डिबेट है और मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं पहला आपको एक बात का जवाब दे दूं। आदरणीय जो प्रवक्ता है बीजेपी की बहन जो है अनीता जी, हाँ। इन्होंने कम से कम जब से हम डिबेट में बैठे 6 बार ये वर्ड यूज कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा है वो किया है। तो मैं आपके माध्यम से मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या क्या कहा था और इन्होंने क्या क्या कर दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2014 में जो कहा था उसे देख के ऐसा लगता था कि इस देश में सत्ता परिवर्तन नहीं, ये व्यवस्था का परिवर्तन भी कर देंगे। और क्या क्या कहा था, और बहन जी आपने क्या क्या किया, जरा 1 मिनट में ये सुनिए। आपने कहा था कि इस देश में हम 100 दिन में काला धन वापस ले आएंगे। क्या क्या आपने कहा था इस देश में हम महंगाई खत्म कर देंगे, महंगाई खत्म होगी क्या? आपने कहा था इस देश से हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, बेरोजगारी खत्म होगी क्या? आपने कहा था हम किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, किसानों की आमदनी दुगनी हुई क्या? आपने कहा था हम गंगा को निर्मल एवं पवित्र कर देंगे, गंगा निर्मल एवं पवित्र हुई क्या? आपने कहा था इस देश में हम बहन जी कृपा करके 14 से पहले 10 साल आपकी सरकार रही थी ना, कृपा करके बात पूरी होने दीजिएगा। आपने एक वादे गिनवा दूंगा तो कृपा करके आप देश की जनता को बनाओ। और आपकी तो वो सरकार है कि जो 14 के बाद 19 को सरकार आई है, हमने जो वादे किए पूरे 19 को सरकार आई थी। और सुनिए 14 के बाद 19 को सरकार जब दोबारा आई है तो हमने सरकार किया तभी आई है, बिना काम के सरकार नहीं आती है। बहन जी को अरे बिना काम की सरकार नहीं आती है, आप अच्छे से जानते हैं। 14 के बाद सरकार दोबारा आई है, बिना काम के नहीं आई। और आप ये बताइए 10 साल आप रहे 14 से पहले, तो आप पुरानी पेंशन को क्यों नहीं लेकर आए? जो आज पुरानी पेंशन आप क्यों नहीं लाए उस समय? क्यों नहीं लाया आपने? सबसे बड़ी बात है,
आज तो सरकार जो बिल्कुल काम गंभीर- कर रही है उससे आप उम्मीद कर रहे हो। हमें आज हम सब जगह मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं, हमारे अड्डे बना रहे हैं, उज्ज्वला योजना, सौभाग्य योजना, हम जो आवाज दे रहे हैं सब मान लीजिए जनता आप के लिए तो कुछ दे रहे हैं। कीजिएगा। आयुष्मान भारत जनता को ही दे रहे हैं ना। आपने क्या क्या बताइए। हमने तो काफी लोगों को इस समय स्वरोजगार देकर अपने पैरों पर खड़ा किया है और लोग रोजगार कर रहे हैं, चाहे महिलाएं हो चाहे लोग हो। आपके समय तो बेरोजगारी कहाँ थे? आज का बेरोजगारी का आंकड़ा देख लीजिए उठा के। उस समय की बेरोजगारी पे फिर जनसंख्या चर्चा देख करेंगे, लीजिए, बहुत आज गंभीर जनसंख्या विषय। एक देख मिनट लीजिए। करिए, आज कुलदीप जी, जनसंख्या देख कुलदीप जी लीजिए। जल्दी से। दोनों बड़ा फर्क है। कुलदीप जी, दोनों बड़ा वो फर्क बात तो है। सही है ना, मत 2014 बोलिए। से पहले आपको याद नहीं आया, तब आप कह रहे थे कि नहीं आपको मेरी कसम न्यू पेंशन स्कीम ही लेनी पड़ेगी। नहीं मेरी बात सुनिएगा भाई, मैं तो ये कह रहा बहन जी, हमने दस साल कांग्रेस यहाँ में पे तभी कोई मुद्दा था, तो आज का मुद्दा तो है नहीं ना। आप चुप 10 कीजिएगा साल बहन पे जी। आप गए हैं। बहन जी मैं तो ये कह रहा कि मनमोहन कांग्रेस सिंह ने तो बिल्कुल प्रधानमंत्री, ही तब भी देश का आपकी नाश कर सरकार दिया, में महंगाई मुद्दा बढ़ा था। दी, बेरोजगारी। तब अब आप कांग्रेस नहीं ने किया। बहुत अब ये काम विषय, किए। एक मिनट, एक विजय जी एक बात, क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है इस वक्त लाखों लोग आपको सुन रहे होंगे जी और खासतौर पर वो सरकारी कर्मचारी जो बहुत उम्मीद से आपकी तरफ देखते हैं। मुझे एक बात बताइए कि सरकार अगर वाकई में संशोधन के लिए तैयार हो जाती है तो आपका कोई पैनल, अगर बातचीत के लिए आपको आमंत्रित किया जाता है, कोई पैनल आपका तैयार है या फिर कुछ आपके एजेंडे या पॉइंटर्स तैयार हैं कि हमने इस मुद्दे पर बात बिल्कुल क्लियर करनी है? कुछ ऐसी तैयारी है आपकी? आप देखिए तैयार हम ही हैं? कह रहे हैं, देखिए हम बातचीत से कभी भाग नहीं रहे हैं। हम टेबल टॉक करना चाहते हैं, टेबल टॉक से ही समस्या हल होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टेबल टॉक के विषय क्या है? क्या एनपीएस में संशोधन या ओपीएस लागू करना का, ये महत्वपूर्ण विषय है। हम टेबल टॉक के नहीं पीछे नहीं भागेंगे, हमारी टीम तैयार है, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट तैयार हैं। हाँ। लेकिन हमारा जो टेबल टॉक होगा एनपीएस में संशोधन के लिए नहीं होगा। हम पुरानी पेंशन पर बात करने तैयार हैं। उस नहीं पर आप विजय बात जी, करें, आप हम ही बात के करें। मुताबिक जो आपने कहा कि भले ही आप उस पुरानी पेंशन वाले को अटल के नाम से रख दीजिए, अटल जी के नाम से, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो हमें फिर कोई हो दिक्कत सकता है कि सरकार भी ये करे कि भैया हम इस नाम से नहीं, न्यू पेंशन स्कीम या ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं, कुछ नया कर देते हैं, तो उसके मैं लिए कह रहा हूं कि जो 1972 की पेंशन नियमावली है वो नियमावली आप लागू कर दीजिए। उसका नाम आप अटल जी रख लीजिए, आप आडवाणी जी रख लीजिए, जो मन हो रख लीजिए। हमको हमारी चीज चाहिए, हमको हमारी चीज चाहिए। बुढ़ापे की लाठी है, वो हमारे काम आएगी। यानी नाम कुल जिसका मिला के मन आप रखो। बातचीत के लिए तैयार है ना? हाँ, बातचीत की तैयार, बातचीत से क्यों भागेंगे? बातचीत क्योंकि बिल्कुल बार तैयार बार है। ये जिक्र हो रहा है कि भाई कौन बातचीत करेगा, क्या बातचीत करेगा, इसका भी एक खाका तैयार हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। नहीं बिल्कुल हम बातचीत तैयार है, लेकिन बातचीत का विषय महत्वपूर्ण है। एनपीएस में संशोधन के लिए हम कोई बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पुरानी पेंशन पर। जितनी बात करना चाहें तैयार है। और सारे डॉक्यूमेंट है, सारे आंकड़े हैं। हाँ। और मैं आपको एक जिम्मेदारी से और बात करना चाहता हूं, एक जिम्मेदारी बात कर जी। एनपीएस से न कर्मचारी का फायदा है, न प्रदेश का फायदा है, न देश का फायदा है। पुरानी एनपीएस से सिर्फ उद्योगपति का फायदा है एनपीएस से, जबकि ओपीएस से कर्मचारी का फायदा है, सरकार का फायदा है और इस देश का फायदा है। इस बात को पता नहीं कितना टाइम लगेगा सरकारों को समझने में। कारण मैं बता दूं, उसका तार्किक रूप से बता रहा हूं। इस देश में लगभग 1 करोड़ के आसपास है एनपीएस वाला। एक एवरेज मान लीजिए, एक चपरासी है उसका 3,000 रुपए कटता है 10%। एक आईएएस है उसका 20,000 रुपए कटता है। अब आप सोचो, लगभग मान लीजिए एवरेज में 10,000 पर मंथ एवरेज में, अनुपातिक जो गणित बोलती है, 10,000 गुणे 1 करोड़ लोग, कितना बड़ा पैसा सरकार और सरकारी कर्मचारियों का उद्योगपति ले जा रहे हैं। इससे क्या फायदा हो रहा है देश का, मैं तो जानना चाहता हूं। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं, ओपीएस से देश का फायदा है, और देश का फायदा अगर हो तो ये वर्तमान सरकार कहती है हम राष्ट्र के लिए समर्पित हैं, तो राष्ट्र का फायदा ओपीएस में है। ठीक। और आप बैठिए, मैं टेबल पर तो समझा दूंगा कि वो ओपीएस से फायदा है और एनपीएस से नुकसान है देश का। ठीक, ये बहुत गंभीर विषय है। लेकिन एक बात रमेश जी, लाइव में कमेंट आया, मैं जरा उस कमेंट को ले लूं। ये कह रहे हैं कि जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, 3 राज्यों में तो आप लड़ ही रहे हैं। जी सर थोड़ा तेज बोलिए सर, आपकी आवाज जी 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 हाँ बिल्कुल, हाँ आप केजरीवाल जी की पार्टी से थोड़ा तेज बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि तीन राज्यों में से आपको पूरी उम्मीद है तीनों राज्यों में आएंगे? जी हाँ, उम्मीद है ना पूरी? जी हाँ, मतलब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में आप सरकार बनाएंगे? जी हाँ, पक्का? जी हाँ। हाँ कुलदीप जी, कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं भाई, मैं तो जो है शुभकामनाएं दे रहा, इनकी हाँ, सरकार बिल्कुल। बने, मेरी हाँ, तरफ इससे से बड़ा जो है दिल नहीं अग्रिम हो सकता बधाई। कांग्रेस का कि उन्हीं के मुख्यमंत्रियों को आप गरियाएं और वही कहें कि भैया लो शुभकामनाएं। अच्छा, ये बात मैं कह रहा था आपसे
कि तीनों ही राज्यों में फिर ओपीएस दोगे आप? जी हाँ। कंफर्म? जी हाँ। अब आप पंजाब की बात करेंगे, मैं पंजाब की बात बता दूं आपको। हाँ, मैं बहुत समझदार प्रवक्ता है, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, देखिए, जो केंद्र सरकार है, कुछ दिन पहले जंतर मंतर पर एक आंदोलन चल रहा था, काफी दिनों तक चला, सैनिकों का आंदोलन, वन रैंक वन पेंशन के बारे में। जी। सरकार बड़े तर्क दे रही थी कि इससे वित्तीय नुकसान है और ऐसा है और वैसा है। अंत में केंद्र सरकार ने उन मांगों को माना, वन रैंक वन पेंशन दिया, और आज भाजपा कहती है कि ये उसने दिया। देखिए, मुद्दा ये है कि सरकार ने माना। ऐसे ही मैं कह रहा हूं, सरकार आज नहीं तो ओल्ड पेंशन स्कीम को मानेगी, क्योंकि कुछ राज्य सरकारों ने इसको लागू किया है। और जैसा कि अभी ये सरकारी कर्मचारी दल के नेताजी बता रहे थे कि इससे देश का फायदा है और एनपीएस से कुछ खास उद्योगपतियों का फायदा है। और आप जानते हैं कि बीजेपी क्रॉनिक कैपिटलिज्म वाली पार्टी है, तो खास उद्योगपतियों के बीच में और जनता के भले के बीच में चुनाव है। अब मैं बता दूं पंजाब अभी की तो बात। आपके उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने वाले जेल में हैं। देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर जरा नजर डालिए। नहीं, कोई शर्म करने वाली सरकार होती है, अगर वही कोर्ट जमानत देगा तो मैं ही बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर वही शर्म करने वाली सरकार होती तो अब तक केंद्रीय गृह मंत्री का त्यागपत्र आ चुका होता। मैं आपसे कह रहा हूँ, वही कोर्ट अगर जमानत देगा तो बता देंगे कि जैन साहब को यहाँ इतने वक्त तक जमानत मिली, संजय जी को, मनीष जी को, है ना? सर, मुख्य सवाल आम आदमी पार्टी से करना चाहता विजय सर कुछ कह रहे हैं। विजय सर प्लीज जल्दी से, फिर मैं रोहित जी आपके पास। मैं आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता से मैं एक सवाल करना चाहता हूँ और जानकारी भी देना चाहता हूँ। सवाल क्या जानकारी है? पंजाब सरकार ने पुरानी पेंशन का कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर दिया, जियो अभी तक नहीं निकाला, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इनसे चाहूंगा कि तत्काल जियो जारी करे पंजाब सरकार द्वारा, अभी तक नहीं है। ये जानकारी के लिए बता रहा हूं, क्योंकि कल आप जब ओपीएस पर प्रवक्ता आप बन के बताएंगे तो ये सवाल आप पर जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि आपने जो कैबिनेट ने पास किया उसको जियो जारी कराएं। ये पंजाब से सवाल आता है। बात तो सही है, जियो तो दिया नहीं, फिर आप कह रहे हो ओपीएस दे दिया, है ना रमेश जी? अब मैं बोलूं? जी जी प्लीज। अब मैं बोलूं, देखिए, पंजाब में कैबिनेट ने पास किया, सरकार ने अपनी मंशा जारी कर दी। अरे भाजपा महोदय, एक मिनट सुन दे मैडम। अरे हम बता रहे हैं, पंजाब में दो लाइन में अपनी बात, मैं बड़े पॉइंटेड बात करूंगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग गया कि शायद कहीं ये सही बात ना बोल रहे, इसलिए बीच पे टपक पड़ी। अरे लाइव में रमेश जी आपके लिए लाइव में कमेंट आया, बोले पता नहीं कोई चाहने वाला होगा आपका। एक बड़ा सी दिलचस्प, बोले सबसे अच्छी योजना केजरीवाल जी की वही थी, एक के साथ एक फ्री वाली, वही योजना मेरे लिए सबसे बेस्ट थी। खैर, कोई होगा आपका शुभचिंतक, वो एक के साथ एक फ्री वाली बात कर रहा है, कोई नहीं। रुद्र जी, ये जो मसला चुनाव के लिहाज से है, जैसे कि अभी साफ तौर पर विजय जी ने कहा कि भाई ये तय हो जाएगा 23 के चुनाव के नतीजों के बाद, ओपीएस मुद्दा है या फिर नहीं, लगता है आपको ऐसा ही होगा? जी बिल्कुल, वो सही कह रहे हैं। कारण क्या है ना कि जब जिस पे अगर कोई रुझान बन रहा है या कोई मुद्दा बन रहा है, तो जिसकी सरकार है उसको करने में क्या दिक्कत है? विपक्ष तो वादे कर रही है। अभी जैसे मान लीजिए विजय जी हमारे साथ बैठे हैं, नहीं बहुत उन्होंने कहा जियो नहीं जारी किया, पंजाब में इन्होंने नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे विजय जी बैठे हैं तो विजय जी हमेशा सरकार के साथ जाना चाहेंगे, क्योंकि सरकार फैसला उनको दे सकती है। विपक्ष तो उनको वादे करेगी। अगर 24 के चुनाव से पहले ये मुद्दा सॉल्व हो जाए और विजय जी की मांगे पूरी हो जाए, तो किसी भी कीमत पे आप देखिएगा विजय जी सरकार के साथ जाएंगे, क्योंकि विजय जी तो ये थोड़ी कह रहे हैं कि हम सरकार के खिलाफ हैं। किसी विजय जी की अपनी मांग है कि उनकी मांगे पूरी करी जाए, और जो उनकी मांग पूरी करेगा विजय जी उनके साथ जाएंगे। तो अगर एक पार्टी की सरकार है तो वो लोग वहां तो मूर्ख बैठे नहीं हैं कि एक वादा करने वाले लोगों के साथ विजय जी और बाकी लोग चले जाएं। तो ये मौका वो क्यों चूकेंगे? अगर एक राजनीतिक परिदृश्य में देखेंगे कि अगर सरकार को ये दिखाई दे रहा है कि ये नुकसान है और इस मुद्दे को विपक्ष भुना सकता है, तो विपक्ष को मौका क्यों देंगे? जो चीज विपक्ष सरकार में आके करेगी वो सरकार में रहकर सरकार क्यों नहीं कर सकती है? तो ये तो देखिए, ये अभी एक बड़े उस पे प्रोस्पेक्ट में आप नहीं देख सकते हैं कि ये 24 में यही मुद्दा होगा, क्योंकि 24 में बहुत सारे मुद्दे हैं।
मुद्दों में से एक मुद्दा जी, ये भी होगा। लेकिन आप ज्यादा उम्मीद आप सरकार से लगा सकते हैं। हाँ। क्योंकि सरकार कोई ऐसी चीजें नहीं करने वाली है कि जिसका फायदा विपक्ष को मिले और सरकार को नुकसान हो। और मुझे ये पूर्ण यकीन के साथ मैं कह रहा हूं कि विजय जी भी उम्मीद सरकार से ही लगा रहे होंगे, क्योंकि तो विपक्ष की बहुत सारी सरकारों के जैसे बहुत सारे वादे उनके हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने एक बात क्योंकि लाइव में चलते चलते कमेंट आ गया, वो मैं ले लेता हूं। वो कह रहे हैं कि आपके बड़े नेता है कैलाश विजयवर्गीय जी। अनीता जी, जी 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 कैलाश विजयवर्गीय जी का वो कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं आसाराम बापू जी को प्रणाम करते हुए, वो देखी क्या आपने? कैलाश विजयवर्गीय, मैं आपके सहयोगी से, अगर वो तस्वीरें तो प्लीज प्ले करिएगा, अनीता जी को दिखा। अनीता जी देखिए आपने वो तस्वीरें, कैलाश विजयवर्गीय जो हैं आसाराम जी को प्रणाम कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें कुछ वायरल हो रही हैं। तिलक जी, मैं आपको स्पेशली बताना चाहती हूँ कि आसाराम जी जब पहले कथा वाचन रहे थे, कथा करते थे, तो बहुत से लोग जाके उनको प्रणाम करते थे। वो देखिए ऐसा वो संत समझते हैं जो आदि किसी की भावनाओं को ठेस नहीं देनी चाहिए। वो है सरकारों को अपना संत मानते, अपना अपोज मानते, उसको क्या दिक्कत है? तो यानी आप इसे जायज मानते हैं? आसाराम को प्रणाम कर रहे हैं वो जायज मानते हैं? नहीं, हमने जायज के बाद मैंने कहा उनकी आस्था होगी कि जो ऐसा तो है नहीं, कथा वाचन में इसे बहुत अच्छी कथा बोलते थे, बहुत अच्छा हरिओम मंत्र बोलते थे, लोगों को सम्मोहित करते, तो हो सकता है इनसे मन में भाव हो। विपक्ष से मुद्दा बना रहा है, कह रहे कभी आप रमन कर रहे हैं, कभी आप राम रहीम के, मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए। नहीं, वो कह रहे हैं कभी आप राम रहीम के दर पर जाते हैं, कभी आसाराम के दर पर। देखिए ऐसा है, ये एक तर्क का विषय नहीं है, संतों के लिए कोई भी तर्क का विषय नहीं होना चाहिए। यहाँ तो प्रभु जब जन्म लेते हैं लोग उसको नहीं छोड़ते हैं, तो हम संतों की क्या बात? संत मानती हैं, आश्चर्य है कि आप आज भी उन्हें संत क्या का दर्जा क्या मानते हैं इसमें जाने दीजिए। हम देखिए हम क्या मानते हैं, व्यक्तिगत राय है, ये सच्ची व्यक्तिगत बातें हैं। देखिए एक सब गलत मत लीजिए, हर व्यक्ति की व्यक्तिगत चीजें हैं, ये कोई किसी को मानता है, कोई देखिए हम अपने अपने धर्म को मानते हैं, अपने अपने लोगों को मानते हैं, कोई किसको क्या मानता है। इसके लिए तर्क नहीं, आप देखिए तर्क का कोई वो नहीं है। चलिए, अच्छी बात कही अनीता जी ने, कोई किसी के प्रति भी आस्था रख सकता है। ओके, कोई पत्थर को मानता है, कोई किसान को मानता है, कोई किसी को मानता है। ओके अनीता जी, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, अपना भारत है। ठीक, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन इतना जरूर है, आप जैसे लाइव में कुलदीप जी के लिए कमेंट आया, वो कह रहे हैं कि भाई 2014 के बाद ही सब कुछ याद आया कि हम ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन लागू करने वाले यही थे, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, मनमोहन जी कहते थे, लेकिन आज पैसे पेड़ पर उग रहे हैं। खैर अलग अलग तर्क हैं, अलग अलग बातें हैं। फिलहाल इतना जरूर है, जैसे रमेश जी ने दावा किया कि भाई हम 3 राज्यों में सरकार बनाने जा रहे हैं, ये वही वाला दावा है, गुजरात में जैसे कहा था कि ये इतना लिख लो, इतनी सीटें आएंगी और जेब में पॉकेट में डाल लो। अब मैं ये दावा पॉकेट में डाल रहा हूं रमेश जी, जो आपने कहा, और कुलदीप जी ने तो वैसे ही शुभकामनाएं दे दी आपको, है ना? पंजाब की जनता बहुत दुखी है, वो कह रही कानून व्यवस्था की धज्जियां हो चुकी है, लोग बहुत परेशान है पंजाब में। पंजाब की हालत देखिए क्या हो गई है। कुल मिला के इतना जरूर है, चाहे मानिए ना मानिए, विजय जी ने ओपीएस के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना दिया है जी, ये सच है, अवश्य, इसको आप नकार नहीं सकते। ये यक्ष प्रश्न जो आज भी है और 23 के चुनाव के नतीजों के बाद इससे बड़ा होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। कुलदीप जी आना चाह रहा था, विजय जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। रुद्र जी आपका भी, रमेश जी आपका भी, और अनीता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम मुद्दे 23 में सौगात और 24 की तैयारी के रूप में इसे देखा जा रहा है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।